नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। भारत सरकार ने कई प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजे थे, खासकर पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उनमें से एक प्रतिनिधिमंडल जो वापस आया है वो इजिप्ट, कतर, इथोपिया और साउथ अफ्रीका गया था। उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य कांग्रेस के मनीष तिवारी जी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी है, हमारे साथ हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन जी। अब मेरा पहला सवाल है, इस तरह के डेलीगेशन भेजने पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जो ये बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल विभिन्न विभिन्न देशों में भेजे गए, कुल 7 प्रतिनिधि मंडल 33 देशों में जाकर आए हैं और कुछ लौट रहे हैं। तो पहली बार एक व्यापक तरीके से जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ पिछले 45 साल से आतंकवाद प्रोत्साहित करता रहा है, उसकी दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण कहानी हम लोगों को सुना पाए हैं। पहलगाम उस आतंकी मंसूबों का एक अंतिम पड़ाव था, जहां पर लोगों को चिन्हित करके धर्म के आधार पर मौत के घाट उतारा गया। और उसके बाद जो कार्रवाई भारत की तरफ से हुई, वो कार्रवाई अति आवश्यक थी। आतंकवाद का जो ताना बाना है, उसको नस्ते नाबूद करने के लिए। तो उसका जो पूरा सच है और उसका जो विवरण है, वो हम उन लोगों के समक्ष रख सके जिनसे हमको मिलने का अवसर मिला। तो इसका मतलब आप जो करने गए थे उसमें आपने अचीव किया, कितना तक अचीव कर पाए आप? देखिए, कूटनीति एक एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, एक समानांतर प्रक्रिया है। और इसमें हमने अपना पक्ष रखा और सभी लोगों से जिनसे हम मिले, उसमें उन सरकारों के मंत्री भी शामिल हैं, उन सरकारों में पूर्व प्रधानमंत्री रहे वो भी शामिल हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हैं, वहाँ के जो संसद सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वहाँ के संसदीय संस्थाओं के, इसके अलावा जो सामरिक मामलों से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, पत्रकार हैं, एकेडेमिया है, उन सब से बहुत व्यापक बातचीत हुई। लगभग सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम 10-12 अलग अलग बैठकें करते थे और उसमें हम अपनी बात रख के आए हैं। अब ये विदेश मंत्रालय पे निर्भर करता है कि जो न्यू हमने रखी है भारत की गाथा सुनाने की, उस न्यू के ऊपर वो किस तरह से और उसको सुदृढ़ बनाते हैं। आप जो जिन देशों में गए उसमें कुछ बहुत ही भारत के फ्रेंडली नेशन है, जैसे साउथ अफ्रीका को मानता हूँ, वहाँ पे कैसा वेलकम हुआ? बाकी देशों के बारे में बाद में जानना चाहूँगा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका से भारत के बहुत ही प्राचीन और पारंपरिक संबंध है। दक्षिण अफ्रीका में जब रंगभेद की नीति लागू थी, तो भारत ने और खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत ही अग्रसर होकर उस रंग भेद नीति का विरोध किया था और एक दुनिया भर में कोएलिशन तैयार की थी, एक पूरा समूह तैयार किया था दक्षिण अफ्रीका को, उस समय के दक्षिण अफ्रीका को राष्ट्रों की मुख्य धारा से अलग करने के लिए। तो उन संबंधों को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए जो हमारी बैठकें हुई, हम 3 जगह पे गए। पहले जोहानिसबर्ग गए, फिर केप टाउन गए और उसके बाद प्रेटोरिया गए, जो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। और वहाँ पे अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस से हमारी मुलाकात हुई, उनके संसद सदस्यों से मुलाकात हुई, सरकार के आला वजीरों से मुलाकात हुई और हर जगह पर हमने एक बहुत ही अग्रसर तरीके से भारत का पक्ष रखा। और दक्षिण अफ्रीका में इस बात की जानकारी भी थी और उनको सांत्वना भी थी कि जो पहलगाम में बहुत ही दर्दनाक आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जो कार्रवाई हुई, वो आतंकवाद को नस्ते नाबूद करने के लिए जरूरी थी।
इजिप्ट और कतर की बात करें तो कतर तो आईओसी का मेंबर भी है, पाकिस्तान के करीबी भी माना जाता है, वो पैसा भी देता है और उसके बाद वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को लोन भी देता है, तो उनको उनको समझाना कितना मुश्किल था? देखिए, जहां तक कतर का सवाल है, कतर के साथ भी भारत के बहुत ही पारंपरिक रिश्ते हैं। भारतीय मूल के लोग सबसे बड़ी संख्या में वहाँ पे मौजूद है। सबसे बड़ी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है और इसलिए कतर के जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई उसमें थिंक टैंक्स भी शामिल थे। उनको भी इस बात का पूरी तरह से इल्म था और पूरी तरह से ज्ञान था कि आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है, आतंकवाद की ना कोई जाति होती है, आतंकवाद का ना कोई किरदार होता है और आतंकवाद को से लड़ना, आतंकवाद को नस्ते नाबूद करना, अपने नागरिकों की हिफाजत करना, ये किसी भी मुल्क का उत्तरदायित्व और जिम्मेवारी बनती है। तो इस बात को लेकर वहां पे काफी संवेदना और भारत के प्रति सांत्वना थी। आतंकवाद को आपसे ज़्यादा बेहतर कोई महसूस नहीं कर सकता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मनीष जी अपने पिताजी खो चुके हैं, आतंकवाद के शिकार बन गए थे। आपने जब इंडियन डायस्पोरा से मिले तो उनसे आपकी क्या बात है? देखिए, हर मुल्क में चाहे कतर हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे इथोपिया हो और चाहे मिस्र हो, वहां पे भारत के लोग और भारतीय मूल के लोग बहुत अधिक संख्या में बसते हैं। और हमने उनको एक ही बात कही कि आप हमारे राजदूत हो, आपको हमारा ये जो संदेश है, जो हम बहुदलीय और सर्वदलीय प्रतिमंडल के रूप में लेके आए हैं, इसको आपको अपने सभी लोगों तक जिनसे आपका व्यवहार है, जिनसे आप बिजनेस करते हैं, जिनसे आप व्यवसाय करते हैं, उन सब लोगों को ये जो सच है कि पाकिस्तान जो आतंकवाद प्रोत्साहित करता है उसका ना तो जम्मू कश्मीर से लेना देना है। उसका सिर्फ एक कारण है कि 1971 में जब पश्चिमी पाकिस्तान की फौज पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार कर रही थी, नस्लकुशी कर रही थी, जेनोसाइड कर रही थी, जब भारत ने हस्तक्षेप किया और बांग्लादेश का निर्माण किया, वो एक पाकिस्तान की फौज के माथे के ऊपर जो वहां पे डीप स्टेट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। और वो जो अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं उसके तहत उन्होंने जो रणनीति बनाई 24 जनवरी 1972 को कि भारत को 1000 घाव देकर वो घायल करेंगे, इसके तहत ये आतंकवाद प्रोत्साहित कर किया जा रहा है। और इसका जो सच है ये आपको लोगों के समक्ष रखना बहुत जरूरी है कि भारत ने बहुत ही सहनशीलता से इतने वर्ष इससे निपटने की कोशिश की, पर कोई भी देश ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि निरंतर और लगातार अगर उसके नागरिक मारे जाए। तो कारगिल की लड़ाई से शुरू करके IC 814 का जो अपहरण हुआ, जम्मू कश्मीर के विधानसभा पे जो हमला हुआ, भारत की संसद के ऊपर जो हमला हुआ, 26/11 हुआ, उसके बाद जो पठानकोट में कार्रवाई की गई हमारे एयरबेस के ऊपर, उसके बाद जो उरी का हमला हुआ, फिर पुलवामा का हमला हुआ, मतलब एक निरंतर एक कड़ी है पिछले 25 वर्ष से कि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आना चाहता। और इसलिए जब कोई मुल्क आतंकवाद को एक रणनीति के तहत इस्तेमाल करता है, उस मुल्क को दुनिया की राष्ट्र मुख्य धारा से अलग करना जरूरी है। तो लेकिन अब जब आप विदेश में थे तब देश में काफ़ी डिबेट चल रहा था सर, और डिबेट ये चल रहा था कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने इंटरवीन किया है, मध्यस्थता क्या है, नहीं किया। आपने एक लेख भी लिखा है, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे नहीं भी पढ़े होंगे। आपका क्या मानना है कि ऐसा होता रहा है? बैक चैनल डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं। पहली बार हुआ है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष चीख चीख के बता रहा है? देखिए मनोरंजन जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार,
और पिछले 4 दशक से आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं और आपने भारत के राजनीतिक प्रसंग को बहुत ही नजदीकी से और एक पैनी नजर से देखा है। और ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है, पर ये सही है कि जिस तरह का हमारा राजनीतिक संवाद हर तरफ से, वो राजनीतिक संवाद बहुत ही कटु हो चुका है और ना ही कोई किसी को बख्शता है और ना ही कोई किसी से किसी तरह की उम्मीद रखता है। और उस परिस्थिति में जब एक राष्ट्र के सामने चुनौती आती है, तो जो देश का संवाद है या जो हमारा राजनीतिक संवाद है, उसको एक तरफ छोड़ते हुए जो राष्ट्रीय प्राथमिकता है पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने की, उसके ऊपर अपनी नजर टिका के रखना और उसको अपना उद्देश्य मानकर जो काम आप करने आए हैं उसको ठीक तरह से क्रियान्वित करना, यही हमारी प्राथमिकता। लेकिन आप मानते हैं कि जो मध्यस्थता है वो पहले भी होती रही है? देखिए, अगर आप भारत पाकिस्तान या किसी भी जब दो मुल्कों के बीच में तनाव बढ़ता है और अगर वो दोनों मुल्क परमाणु हथियारों से लैस हों, तो सभी लोग दुनिया में और खासकर जो बड़े मुल्क माने जाते हैं, जो ऐसे मुल्क हैं जिनका एक वजन माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, वो सभी लोगों से बात करते हैं। अब जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो भारत रशिया से भी बात कर रहा है, यूक्रेन से भी बात कर रहा है। अगर आप इजराइल और हमास की बात ले लीजिए, गाजा की बात ले लीजिए, जिस तरह का नरसंहार गाजा में चल रहा है और उससे पहले जिस तरह का आतंकी हमला इजराइल के ऊपर हमास ने किया था, तो सभी देश उन दोनों देशों से बात कर रहे हैं। कतर की आपने बात की, कतर ने तो मध्यस्थता की है जिसके तहत जो इजरायली बंदी हैं उनको छुड़ाने का सारा कार्यक्रम तय हुआ था। तो इसलिए ये एक स्वाभाविक बात है। अगर आप भारत पाकिस्तान की बात करें, 1990 में रॉबर्ट गेट्स की मिशन आई थी। उसके बाद जब पाकिस्तान को ये लगा कि पश्चिमी रेगिस्तान में हम अपने बल को बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने जब परमाणु धमकियां देनी शुरू की, तो जो वहां पे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे रॉबर्ट गेट्स, जो बाद में डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे बराक ओबामा, जॉर्ज बुश 43 के और बराक ओबामा के, वो भारत आए थे। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम के दौरान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोलिन पावेल और रिचर्ड आर्मिटाज ने दोनों मुल्कों से बात की थी। उसी तरह से 26/11 का जब हमला हुआ और ये था कि भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुख्य धारा से अलग करने में लगा हुआ था, उस समय भी जो अमेरिकी और बाकी देशों के लोग थे, डेविड कैमरून थे, प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के उस समय, वो लोगों से बातचीत कर रहे थे। यही उरी में हुआ। पुलवामा में तो 29 अप्रैल को, अगर आपको याद होगा, 29 फरवरी 2019 को तो हनोई से राष्ट्रीय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने ऐलान किया था कि भारत और पाकिस्तान से बड़ी अच्छी खबर आएगी, जब किंग जॉन उन से उनका जो समिट था वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। और यही 10 मई 2025 को हुआ। तो ये जो बैक चैनलिंग है, जब भी दुनिया में कहीं पे तनाव बढ़ता है, चाहे संयुक्त राष्ट्र महासंघ हो, चाहे और प्रभावी मुल्क हो, वो दोनों मुल्कों से बातचीत करते ही हैं। लेकिन कोई राष्ट्रपति इतना कूद कूद के बोलता नहीं है कि मैंने करा दिया, मैंने करा दिया। वो बैक चैनल डिप्लोमेसी होता है। वो देखिए, अब जो सफेद मकान है वॉशिंगटन डीसी में, जिसको व्हाइट हाउस कहते हैं, उसमें एक ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनका ये मानना है कि बैक चैनलिंग का मतलब फ्रंट चैनलिंग है। तो अब पूरी दुनिया उस चीज से जूझ रही है। आपने देखा ही है कि किस तरह से उन्होंने जो सारा व्यापार का ताना माना है उसको तहस नहस करके रखा है टैरिफ के चलते हुए। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस चीज को लेकर जहां पे भी हम गए,
किसी ने भी कोई सवाल नहीं। लेकिन संवेदनशील लेकिन माफी चाहता हूं, लेकिन आपने सही कहा, कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन आपकी पार्टी लगातार देश में सवाल पूछ रही थी। देखिए, वैसे मैंने पहले कहा कि दो चीजों में फर्क करने की जरूरत। पाकिस्तान आतंकवाद भारत के खिलाफ प्रोत्साहित करता रहा है और आज भी कर रहा है। ये एक कटु सत्य है जिसको उजागर करने की जरूरत थी, जो हमारा लक्ष्य था। जहां तक रही वो जो पूरा घटनाक्रम है, 22 या 16 अप्रैल 2025 से शुरू होकर जब जनरल आसिम मुनीर ने वो तकरीर की थी टू नेशन थ्योरी को लेकर, और उसके बाद बैसरान घाटी की जो आतंकी वारदात हुई, और उसके बाद जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, इसके ऊपर विपक्ष और बाकी लोग भी जो सामरिक मामलों से जुड़े हुए हैं, आप जैसे पत्रकार जो बहुत ही राष्ट्रीय संवाद पे पैनी नजर रखते हैं, वो सवाल पूछते रहे हैं और पूछते रहेंगे। और ये एक लोकतंत्र की शक्ति है, उसकी क्षमता है कि एक लोकतंत्र में ये जो संवाद है, ये संवाद अपनी जगह चलता है, पर जब राष्ट्रहित की बात आती है और एक पड़ोसी मुल्क की, और ऐसे पड़ोसी मुल्क की बात आती है जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सच्चाई उजागर करना, ये दोनों अलग अलग चीजें। लेकिन नरेंद्र सरेंडर करना भी ठीक है क्या? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो राष्ट्रीय संवाद है वो बहुत दशकों से इतना कटु रहा है कि एनडीए भाजपा तक की तरफ से भी, जो उनके कई सदस्य इन प्रतिनिधि मंडल में गए थे, उनकी तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही थी जब वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो भी पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण थी। और इसलिए सभी लोगों को जो राजनीतिक संवाद देश में होता है और जो राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं, भारत की सामरिक और सुरक्षा से जुड़ी हुई जो संवेदनशीलताएं हैं, उनको जब किसी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखना है, उन दोनों चीजों में फर्क करने की जरूरत। दो तीन छोटे छोटे सवाल हैं। क्या आपको लगता है कारगिल की तरह कोई इंक्वायरी पैनल बैठनी चाहिए इस मामले में? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल की घटना के बाद एक बड़ी हाई लेवल रिव्यू कमेटी बनाई थी, ये पता करने के लिए कि अगर कोई खामियां थी, उन खामियों को कैसे दुरुस्त किया जाए जिससे कि भारत आने वाले समय में और सुदृढ़ हो सके, वो एक बहुत ही सही और रचनात्मक कदम था। और मेरा ये मानना है कि इस तरह की एक रिव्यू कमेटी जरूर इस सारे घटनाक्रम पे भी बननी चाहिए। दो सवाल बचे अंतिम के। अब पार्लियामेंट में क्या इसको डिस्कस करना चाहिए या फिर ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री को बुलानी चाहिए? आपका क्या कहना? देखिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को भी सर्वदलीय बैठक बनानी चाहिए और संसद में भी इसके ऊपर एक विस्तार पूर्वक चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1962 में जब हम चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो 7 नवंबर 1962 से लेकर 16 नवंबर 1962 तक जब युद्ध सीमा पे चल रहा था, भारत के संसद के दोनों सदनों में बहुत ही व्यापक बहस ये जो सरहद की लड़ाई है उसके ऊपर हुई। 1965 का जब युद्ध हुआ, 1965 के युद्ध के बाद भी बहुत व्यापक चर्चा हुई। 1971 का जब युद्ध हुआ, उस समय संसद चल रही थी। अगर आपको याद हो, शीतकालीन सत्र संसद का उस समय चल रहा था, कि नवंबर से लेके दिसंबर तक होता है। और लगभग रोज भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उस समय के रक्षा मंत्री जगजीवन राम जी, जो युद्ध की परिस्थितियां थी उसको सदन के सामने रखते थे एक बहुत ही साफ और पाक तरीके से। तो एक लोकतंत्र में, और अगर मैं इससे पीछे जाऊं, जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था तो 5 साल तक जो ब्रिटानिया की संसद थी वो रोज मिलती रही। पहले महायुद्ध में भी ऐसा हुआ कि कई लोग जो फ्रंट पे लड़ रहे थे वो भी संसद सदस्य थे, जैसे विंस्टन चर्चिल,
जब प्रधानमंत्री बने दूसरे महायुद्ध में ब्रिटानिया के, वो पहले महायुद्ध में उनके रक्षा मंत्री थे। और फिर जब डार्डेनल्स का जो कैंपेन था, जब टर्की में एलाइज ने लैंड करने की कोशिश की और उनको वहां ध्वस्त कर दिया गया, और उसके बाद जब उनको अपने पद से हटाया गया, तो सांसद होते हुए वो फ्रांस में एक यूनिट कमांड कर रहे थे। तो ये एक लोकतंत्र की शक्ति और क्षमता है कि जो संवाद है वो संवाद एक रचनात्मक और जिम्मेवार ढंग से चलता रहना चाहिए। लास्ट में चलते चलते ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि एक कोई मोमेंट जो पूरे इस ट्रिप में आपको याद रहेगा, रह गया है, जो सुनाना चाहेंगे। देखिए, जो सबसे मूविंग बात थी, जो भावनात्मक बात थी, कि जहां पे भी हम गए किसी ने भी ये सवाल नहीं उठाया कि जो बैसरान की घाटी की घटना थी, उसके बाद जो भारत ने किया वो भारत के राष्ट्रहित। ऐसा कोई मुल्क नहीं था जहां पर आतंकवाद की पुरजोर निंदा ना की गई हो, और ये बात ना कही गई हो कि आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है, और आतंकवाद आतंकवाद है, और इसको कुचलना बहुत जरूरी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन जी। थैंक यू सर।